दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं करंट विद एमके के साथ में। वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर भी किया करिए, इससे हमें पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आए। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपके लिए जो हम स्पेशल यूपी का चला रहे थे, उसमें आज जो टॉपिक रखे हैं वो नदी तंत्र, झील, सिंचाई व भूगर्भ जल संक्षिप्त की रखे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, प्रदेश की प्रमुख जो नदियां हैं तो कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। अगला है पॉइंट, गंगा नदी में जाह्नवी व भागीरथी, यमुना में कालिंदी, सूर्यपुत्री, गंडक शालिग्रामी, नारायणी, शारदा को काली नदी, महाकाली, घाघरा को कर्णाली, सरयू को वशिष्ठिकी, देविका, रामप्रिया, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा यानी कि रथवाहिनी, हिंडन यानी कि हरनंदी, अरिज कोसी, बाणगंगा आदि हैं। तो ये कैसी नदियां हैं? तो हिमालयी नदियां हैं, यानी कि हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं ये। ओके, अगला पॉइंट है, गोमती को कहते हैं गोमल, वरुणा, सई, तमसा, पांडो, आमी, ईशन, कर्मनाशा आदि हैं। तो ये मैदानी क्षेत्र की नदियां हैं। मैदानी क्षेत्र से तात्पर्य है कि ये मैदानों के झीलों से, यानी जो हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र है वहाँ से भी कुछ निकलती हैं। ठीक है, तो ये है गिरिपाद क्षेत्र का मतलब ये होता है हिमालय से जो हिम शिलाखंड और हिमखंड बहा के लाए जाते हैं, वो हिमालय से जब नीचे आते हैं तलहटी में, तो वहाँ पे नदियों का जो विक्षेपण होता है उसके अनुसार वो तलहटी में आके उन कक्कड़ पत्थरों में गुम हो जाती हैं और वहाँ से थोड़ा दूर जाके निकलती हैं। उसके बाद में जब वहाँ दूर जाती हैं तो विसर्पण करने लगती हैं। ठीक है, तो हिमालय के जो तराई क्षेत्र है उसमें लखीमपुर खीरी वगैरह क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अगला है सोन नदी, इसको स्वर्ण भी कहते हैं, बेतवा को वेत्रवती कहते हैं, केन को कर्णवती कहते हैं, टोंस को जो है आपका तमस कहते हैं। ओके, और चंबल सिंध या इसको काली सिंध भी कहते हैं, कन्हार, बेलन, रिहंद, चंद्रप्रभा, सजनम, बिरमा आदि हैं। ये पठारी नदियाँ हैं। पठारी नदियों का तात्पर्य ये है, ये जो मध्य प्रदेश का पठारी क्षेत्र है वहाँ से निकलती हैं अधिकतर। बेतुल दर्रा हो गया, महादेव पहाड़ी हो गई, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी हो गई, वहाँ से इन नदियों का उद्गम होता है। इन नदियों का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की ओर है, यानी कि उधर की जितनी ये नदियां हैं वो अधिकतर आके गंगा यमुना में मिलती हैं। अगला है, सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है, जिसमें गंगा नदी बेसिन, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती व सोन बेसिन। अगला है, गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ से कहाँ तक है? तो कन्नौज से लेकर वाराणसी तक ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई तो आईआईटी कानपुर में। अगला है पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई है तो ये 900 किलोमीटर है, और प्रदेश में गंगा नदी बहती है तो 28 ज़िलों से होकर बहती है। ओके, ये भी याद रखेंगे। अगला है, राज्य में सर्वाधिक मतलब 133 किलोमीटर जो तटरेखा है तो किस जिले की है? तो बदायूं की है, गंगा नदी में। रामगंगा, यमुना, टॉन्स, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू जिसको घाघरा कहते हैं, गंडक, कोसी, कर्मनाशा, बागमती आदि नदियां हैं तो गंगा की सहायक नदियां हैं। ओके, ये भी याद रखेंगे आप लोग। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया? तो 20 फरवरी 2009 को ये इसका राष्ट्रीय दर्जा दिया था। अगला है, टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी आदि नदियां हैं तो यमुना की जो है सहायक नदियां हैं। और ये गंगा की जो है सीधे जल न गिरा के यमुना में गिराती हैं, यमुना प्रयागराज में सीधे आके मिलती है, उसके बाद में इनका जो है यहाँ पे मिलन होता है। अगला है, राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ तो हिंडन, यमुना, आमी आदि। ठीक है, अभी के दोस्तों बज रहे हैं
सुबह के 3 और आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी भी मेहनत का ख्याल रखते हुए आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करिए। ओके, चलिए अगला पॉइंट, प्रदेश में यमुना नदी बहती है तो 20 जिलों से होकर बहती है। ओके, अगला है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है, तो लखनऊ में गोमती नदी पर चलाई जा रही है ये परियोजना। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना जो चलाई जा रही है उसमें गोमती नदी पर जो परियोजना चलाई जा रही है तो वो बनके तैयार भी हो गई, 4-5 साल हो गए हैं। अगला है लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो लखनऊ में किया जा रहा है। वर्णा नदी का चैनलाइजेशन यानी कि चैनल बनाया जाएगा, इससे क्या होगा कि चैनल बनाने के बाद में वहाँ पे कचरा सफाई हो सकेगा और पानी का स्तर भी नदी में मेंटेन किया जा सकता है, जिससे पानी की आपूर्ति हो सकेगी। ओके, तो ये गोरखपुर में बनाया जा रहा है वरुणा नदी। ठीक है, गोरखपुर की आमी, ललितपुर की ओडी, पीलीभीत की गोमती तथा अयोध्या की तमसा आदि नदियों को किया जा रहा है पुनर्जीवित। पुनर्जीवित से तात्पर्य है कि उनकी साफ सफाई, उनके तटों की सुरक्षा के लिए उनके तट निर्माण पक्के, ठीक है, और उनमें जो है जो सिल्ट वगैरह जमा है उसको भी सफाई, जिससे उसका प्रॉपर तरीके से बहाव हो सके। अगला है नदियों के तटवर्ती नगर, तो बिजनौर, हस्तिनापुर, इसको मेरठ कहते हैं, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ कहते हैं, अनूप शहर, बुलंदशहर, नरौरा बुलंदशहर, बबराला संभल, कछला घाट बदायूं, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, बिल्लौर कानपुर, बिठूर कानपुर, कानपुर नगर, बक्सर उन्नाव में पड़ता है, डलमऊ रायबरेली में है, कलाकांकर प्रतापगढ़ में है, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में है, प्रयागराज, सिरसा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चुनार मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सैदपुर गाजीपुर, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया आदि नगर गंगा के तट पर बसे हैं। अगला है बागपत, वृंदावन मथुरा में पड़ता है, मथुरा, आगरा, बटेश्वर आगरा, इटावा, कालपी, जालौन, हमीरपुर, कौशाम्बी व प्रयागराज ये यमुना के तट पर बसे हैं। मुरादाबाद व बरेली नगर रामगंगा के तट पर बसे हैं। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर ये गोमती के तट पर बसे हैं। अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बरहलगंज, दोहरी घाट, बरहज आदि ये सरयू के तट पर बसे हैं। अगला है गोरखपुर नगर स्थित है, तो राप्ती व रोहिणी नदी के संगम पर स्थित है। मगहर स्थित है, मगहर आप जानते हो काशी से थोड़ा आगे पड़ता है, कबीरदास जहाँ पे थे, तो ये आमी नदी के तट पे है। ओके, वाराणसी नगर स्थित है, तो वरुणा व 80 नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पे है। अगला है बांदा नगर स्थित है, तो बांदा कहाँ पे स्थित है, केन नदी के तट पे। हमीरपुर नगर स्थित है, तो बेतवा व यमुना नदी के संगम पर। अगला है चित्रकूट नगर स्थित है, तो पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पे। प्रतापगढ़ स्थित है, तो सई नदी के तट पे स्थित है ये। अगला है सोनभद्र स्थित है, सोन नदी तट पे। मेरठ व गाजियाबाद हिंड नदी के तट पे। कासगंज नगर स्थित है, तो काली नदी के तट पे स्थित है ये। अगला है नदियों का प्रवेश तो व निकास व मिलन, तो आपको बताते हैं राज्य में गंगा का प्रवेश व निकास होता है क्रमशः बिजनौर में ये निकलती है आके यूपी में, और बलिया में ये बाहर निकल जाती है, यानी कि बिहार में प्रवेश कर जाती है। अगला है रामगंगा नदी का प्रवेश बिजनौर जिले में है यूपी में। रामगंगा नदी जो है गंगा में मिलती है, तो कन्नौज के निकट ये मिल जाती है। काली नदी गंगा में मिलती है, तो कन्नौज के निकट मिलती है। बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है, बदायूं में। यमुना नदी का प्रवेश व समापन होता है क्रमशः सहारनपुर में यूपी में प्रवेश करती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। गंडक शालिग्रामी इसको भी कहते हैं, नारायणी भी कहते हैं, नदी का प्रवेश व निकास होता है, तो महाराजगंज में यूपी में आती है, ठीक है, और कुशीनगर जिले में गंगा में मिल जाती हैं। शारदा या काली नदी का प्रवेश, तो पीलीभीत जिले में शारदा नदी प्रवेश करती है यूपी में। शारदा नदी यानी सरयू घाघरा में मिलती है, सीतापुर में बासरा के पास।
अगला है गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन यानी हरनंदी नदी यमुना में मिलती है तो नोएडा के पास मिलती है। अगला है मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य में प्रवेश होता है तो आगरा जिले में प्रवेश करती है वो। अगला है चंबल चरमवाती नदी यमुना में मिलती है तो पंचनदा इटावा बॉर्डर पर। मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी का यमुना में मिलन होता है तो पंचनदा इटावा बॉर्डर पर। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा यानी बेत्रवती की नदी का राज्य में प्रवेश होता है ललितपुर में। बेतवा बुंदेलखंड की गंगा इसको कहते हैं यमुना में मिलती है हमीरपुर के पास। बेतवा को बुंदेलखंड में गंगा कहते हैं, ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक बार पूछा गया था एग्जाम में। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश से आने वाली केन यानी कर्णवती नदी का राज्य में प्रवेश होता है तो बांदा जिले में होता है। अगला केन यमुना में मिलती है भोजहा बांदा के पास। गोमती नदी निकलती है फुल्हर झील जो है पीलीभीत से या गोमल झील या पीलीभीत से, कुछ भी कह सकते हैं। गोमती नदी गंगा में मिलती है तो कैथी के निकट गाजीपुर। इसमें क्या है ना, इसमें तीन है, गाजीपुर भी है, जौनपुर भी है, वाराणसी भी है, तो तीनों को आप याद रखेंगे, तीनों कभी कभी दे देता है। तो अगला है सई नदी निकलती है भिजवान झील हरदोई से। सई नदी गोमती में मिलती है तो राजघाट जौनपुर में। ओके। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में संगम होता है या कहाँ पे मिलती है तो सिरसा के पास प्रयागराज में। मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का राज्य में प्रवेश हुआ, राज्य से निकास सोनभद्र जिले में जो है प्रवेश करती है। अगला है राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है तो 23 है ये जो जिले हैं। ओके। प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्रफल जो है तो 73,36,000 जो है हेक्टेयर है। अगला है प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र से बाढ़ से सुरक्षित बनाने योग्य क्षेत्रफल कितना है 58,72,000 हेक्टेयर। बाढ़ के जो है सुरक्षा बनाने योग्य क्षेत्रफल में से अब तक कितना सुरक्षित बनाया गया है तो ये 22,98,000 इस वो क्या कहते हैं हेक्टेयर। अगला है केन बेतवा लिंक कर जल को समुचित वितरण या वितरण हेतु उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हुआ तो 15 अगस्त जो है 2015 को ये हुआ था समझौता। ओके। अगला है प्रमुख झीलें या ताल या कुंड तो आपको बताते हैं रामगढ़ व चिलुआ ताल ये गोरखपुर में आपका पड़ता है। बखीरा झील संत कबीरनगर में है। करेला व इतौजा झील लखनऊ में है। नवाबगंज झील कुंद्रा झील ये उन्नाव में है। बड़ा ताल या गोखुर शाहजहांपुर। अगला है प्रयाग झील या चित्तौड़ा झील बहराइच में है। पार्वती अरग्गा ताल गोंडा में है। जीरगो व सिरसी जलाशय टांडा दरी ताल दरारगढ़ मिर्ज़ापुर में है। भुगे ताल व विसैथा ताल रायबरेली में आपका पड़ता है। अगला है लिलौर झील बरेली में है। ठिठौरा झील मोराय ताल फतेहपुर। ठीक है। अगला है बेती अजगरा व नैया झील ये प्रतापगढ़ में है। सुरहा ताल बलिया में है। मोती व गौर झील रामपुर में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में पड़ता है। रामताल मेरठ में आपका पड़ता है। कीथम झील ये या कीथम ताल आगरा में है। शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन है, अलीगढ़ में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये कृत्रिम है, सोनभद्र में है। अगला है अलवीरा झील विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल कौशाम्बी में है। औंधी ताल ये आपका पड़ता है वाराणसी में। राजा का बांध लौंधी व भोजपुर ताल सुल्तानपुर में है। दरवन झील अयोध्या में है। अगला है बलहापरा ये कानपुर में है। लक्ष्मी ताल या बरुआ सागर व भसनेह जलाशय झांसी में है। सागर ताल बदायूं में है। मदन सागर महोबा में है। फुल्लर झील या गोमल ताल गोमती नदी का उद्गम जहाँ से होता है पीलीभीत में है। दाहर झील भिजवान झील सई नदी उद्गम हरदोई। देवरिया ताल कन्नौज में है। भीखा व सरसई नावर झील इटावा में है। सौत झील मैनपुरी में है। दार्शनिक कुंड मिश्रिक यानी चक्रकुंड नैमिष सीतापुर में है। सीताकुंड भरतकुंड अयोध्या धाम में है। राधा कुंड श्याम कुंड गोविंद कुंड व मानसी गंगा कुंड कुसुम सरोवर ये गोवर्धन मथुरा में है। अगला है कोकिला कुंड कृष्ण कुंड कोकिला वन मथुरा। ठीक है। नौ झील मथुरा।
अब प्रमुख बांध परियोजनाएं आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं कि पूछिए ही मत, तो इसलिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए, सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सागर की ऊंचाई है तो 91 मीटर ऊंचाई है इसकी। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1975 में निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई है 43.80 मीटर। अगला है, ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त माता टीला बांध परियोजना की ऊंचाई है तो 35 मीटर है ये। सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई कितनी है, 39.90 मीटर। अगला है, मिर्जापुर जिले में जीरगो नदी पर 1958 में बने जीरगो जलाशय बांध की ऊंचाई है 30 मीटर। बहराइच में सरयू बांध बनाया जा रहा है सरयू नदी पर। अगला है, सिंचाई पेयजल, तो सकल सिंचित क्षेत्रफल जो है 15-16 के अनुसार कितना है, 209.65 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो 143.89 लाख हेक्टेयर। कुल सृजित जो सिंचित क्षमता है वो कितनी है 15-16 के डेटा के अनुसार, 367.00 लाख हेक्टेयर। अगला है, सिंचित क्षमता का कुल उपयोग, तो 246.93 लाख हेक्टेयर। कुल सिंचित सिंचाई में नलकूप सिंचाई तो 70.8%, शुद्ध सिंचाई में जो है नहर की सिंचाई 17.2%, ठीक है। कुल शुद्ध सिंचाई में कुएं से सिंचाई कितनी होती है, 10.2%। कुल सिंचाई में तालाब, झील या पोखर में से सिंचाई कितनी होती है, 1.3%। अन्य जो साधन है उनसे सिंचाई 0.5%। नलकूप, कुआं, तालाब आदि आते हैं तो लघु सिंचाई साधन के अंतर्गत आते हैं। नहर, बांध आदि आते हैं तो मध्यम व बृहद सिंचाई साधन में आते हैं। प्रदेश में लगभग 78% सिंचाई की जाती है तो निजी लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। अगला है, तालाब, पोखरों आदि से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीकी है तो बेड़ी, ढैंकची आदि। कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त तकनीकी है तो रहट, वासर रहट, बलदेव बाल्टी, ढेंकली, चरसा, मायादास लिफ्ट आदि। अगला है, प्रदेश में तालाबों और पोखरों से सिंचाई की सर्वाधिक प्रचलन है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला है, प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन है मध्यवर्ती क्षेत्र में, ठीक है। अगला है, प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई की शुरुआत हुई थी 1930 में, मेरठ से स्टार्ट हुआ था ये। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है तो ये नलकूप है। अगला है, प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है तो पश्चिमी जो हमारा संभाग है यूपी का उसमें है, ठीक है। अगला है, प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय कब खोला गया, तो 1823 में सहारनपुर में खोला गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभागाधीन कुल नहरें हैं तो 15-16 के डेटा के अनुसार 74,975 किलोमीटर, ठीक है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, इसको शाहजहां ने बनवाया था 1631 ईस्वी में, ठीक है। पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया तो 1830 में। अगला है, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है तो शारदा नहर प्रणाली, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसकी कुल लंबाई है 12,368 किलोमीटर। अगला है, हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ तो 1854 में। अगला है, प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अगला है, प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें हैं तो रायबरेली में है। दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से आने वाली नहर कौन सी है तो आगरा नहर। अगला पॉइंट है, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में सिंचाई होती है तो आगरा नहर से होती है। अगला है, सहारनपुर के पास यमुना पर बना वह बैराज जिसे अब ताजेवाला बैराज कहते हैं, हथनी कुंड के नाम से जाना जाता है। यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली व राजस्थान का संयुक्त बैराज है हथनी कुंड बैराज है। अगला है, शारदा नदी से बनवासा से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई होती है तो उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। रामगंगा नदी से कालागढ़ यानी पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में।
गंडक नदी से नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर सिंचाई होती है तो यूपी बिहार में। अगला है पन्ना मध्य प्रदेश, तो ये आप याद रखेंगे, हीरे की खान के लिए भी प्रसिद्ध है पन्ना। ओके, में स्थित केन नहर परियोजना है तो यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला है शाहडोल मध्य प्रदेश में। सोन नदी पर बनी बाण सागर परियोजना है यूपी मध्य प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना। अगला है मिर्जापुर व प्रयागराज में सिंचाई की जाती है तो बाण सागर परियोजना से। अगला है 1977-78 से निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया तो सन 2012 में। अगला है ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा जल परियोजना है तो पेयजल हेतु। अगला है यमुना व मथुरा में गोकुल बैराज व आगरा में आगरा बैराज बनाए गए हैं तो ये किस लिए, तो पेयजल परियोजना के लिए। ठीक है। अगला है यमुना पर मथुरा में गोकुल बैराज व आगरा में आगरा बैराज बनाए गए हैं पेयजल हेतु। गंगा पर कानपुर में लवकुश बैराज बनाया गया है पेयजल हेतु। गोमती में गोमती बैराज बनाया गया है पेयजल एवं जलस्तर हेतु। अगला है राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना चलाई जा रही है 2020 से 2021 से। ठीक है। सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु 2008-9 में चेक डैम निर्माण हो योजना तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ये है। ठीक है, इसको जो है चलाया जा रहा है। अगला है आर्टिजन वेल यानी पाताल तोड़ कुआं योजना चलाई जा रही बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला है पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना चलाई जा रही है तो सन 2011 से 12 से स्टार्ट हुई थी। अगला है भूजल स्तर में सुधार व सिंचाई हेतु खेत तालाब योजना चल रही है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में चल रही है। अगला है प्रदेश में ड्रिप व स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई की जाती है तो ज़्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला है भूगर्भ, तो भूगर्भ जल के बारे में बताते हैं। राज्य के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर के मापन हेतु स्थापित किए गए तो हाइड्रोग्राफ स्टेशन। अगला है वर्तमान में भूजल की दृष्टि से प्रदेश के अतिदोहित व क्रिटिकल ब्लॉक हैं तो 113 जो है अतिदोहित हैं और क्रिटिकल ब्लॉक हैं 59। अगला है भूजल समस्या से ग्रस्त राज्य में शहर हैं तो 22 2019 का डेटा है। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जो जिला है तो प्रतापगढ़ है। अगला है राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज हेतु जो नीति लागू की गई सन 2001 में। अगला है राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण गठित हुआ सन 2010 में। अगला है आपका राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है तो 10 जून को मनाया जाता है। राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है तो 16 से 22 जुलाई। ओके। अगला है ऊर्जा संक्षिप्त की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें चलिए बताते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था तो 1959 में हुआ था। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था 1998 में। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को ताप विद्युत उत्पादन निगम और जल विद्युत उत्पादन निगम व पावर कॉरपोरेशन के रूप में बांटा गया तो सन 2000 में बांट दिया गया था। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था तो सन 2004 से। अगला है शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था तो 2010 से आगरा में स्टार्ट हुई थी। अगला है राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु टोल फ्री नंबर 1912। अगला है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की कुल विद्युत स्थापित क्षमता है तो कितनी है 7159.0 मेगावाट 2017-18 के डेटा है। ओके। अगला है राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन तो 296 किलोवाट पर घंटा 2017-18 के आंकड़े हैं। अगला है राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग तो 399 किलोवाट हावर। ठीक है। अगला है राज्य में पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या तो कितनी है 97,814 2017-18 डेटा है ये। अगला है राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र तो ये स्थापित हुआ था 1991-92 में नरौरा बुलंदशहर में। अगला है प्रदेश के अविद्युतीकृत जो घर हैं यानी वहाँ जहाँ विद्युत पहुँची नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है तो 2019 तक संयोजित करते हुए सभी को 24 घंटे बिजली सप्लाई देने हेतु केंद्र व राज्य के बीच 14 अप्रैल 2017 को जिस मसौदे पर हस्ताक्षर हुए थे उसका क्या नाम था तो 24x7 पावर फॉर ऑल। ओके। अगला है ताप विद्युत राज्य सरकार केंद्र सरकार व केंद्र राज्य संयुक्त
तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है तो तापीय विद्युत का। तापीय विद्युत से तात्पर्य ये है कि जो कोयला से बिजली बनती है, ओके, कोयला से बिजली जो बनती है उसका सबसे ज़्यादा योगदान है। चलिए अगला है हरदुआगंज अलीगढ़ में पड़ता है, पनकी कानपुर, परीक्षा ये परीक्षा आपका झांसी में है, अनपरा सोनभद्र में व ओबरा सोनभद्र में। तो ये कौन है, तो राज्य विद्युत उत्पादन निगम की तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं, यानी कि ये पावर ग्रिड्स हैं। ओके, अगला है राज्य विद्युत उत्पादन निगम की उपरोक्त 5 परियोजनाओं में कुल 25 इकाइयाँ हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता है तो कितनी है, 5933 मेगावाट। अगला है राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना जिसका 1968 में रूस के सहयोग से पुनरुद्धार किया गया था तो कौन सी है, हरदुआगंज तापीय परियोजना 1942 में स्थापित हुई थी। अगला है केंद्रीय कंपनी निवेली लिग्नाइट व उत्तर प्रदेश सरकार की 1980 में 80 मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना स्थापित की, तो कहाँ पे स्थापित की जा रही, घाटमपुर कानपुर नगर। अगला है केंद्रीय कंपनी यानी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन व उत्तर प्रदेश सरकार की 1240 मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना की प्रथम इकाई चालू की जा चुकी है और दूसरी इकाई कार्य प्रगति पर है। ये कहाँ पे, मेजा प्रयागराज में। अगला है राज्य में एनटीपीसी की उत्पादनरत तापीय परियोजनाएं हैं तो 7 हैं ये। अगला है राज्य में एनटीपीसी की निर्माणाधीन तापीय परियोजनाएं हैं तो 3। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित परियोजनाएं हैं तो कितनी, 3, औरैया, आंवला, दादरी। ओके, अगला है ताप विद्युत निजी क्षेत्र का, ठीक है, वो सरकारी क्षेत्र का था। तो रोजा ताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप द्वारा स्थापित है, 1200 मेगावाट इसकी स्थापित क्षमता है और ये कहाँ पे, शाहजहांपुर में है। अगला है 12 संगम ताप विद्युत परियोजना टाटा ग्रुप द्वारा स्थापित है, 1980 मेगावाट इसकी क्षमता है, वो प्रयागराज में पड़ती है। अगला है ललितपुर ताप विद्युत परियोजना बजाज ग्रुप द्वारा स्थापित है, 1980 मेगावाट इसकी स्थापित क्षमता है और ललितपुर में पड़ती है। अगला है जल विद्युत, इसके बारे में बताते हैं। तो रिहंद, ओबरा, माता टीला, शीतला, ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, खारा आदि हैं तो राज्य जल विद्युत निगम परियोजनाएं हैं ये, ठीक है। राज्य सरकार की सभी यानी 7 जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापित क्षमता है तो 524.90 मेगावाट। अगला है राज्य की सबसे बड़ी यानी कि 300 मेगावाट रिहंद जल विद्युत परियोजना है तो रिहंद नदी पर पड़ती है ये। अगला है राज्य की दूसरी सबसे बड़ी यानी ओबरा 99 मेगावाट जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर सोनभद्र में है। अगला है माता टीला जल विद्युत परियोजना 3.6 मेगावाट बेतवा नदी पर पड़ती है ललितपुर में। अगला है खारा जल विद्युत परियोजना 72 मेगावाट की क्षमता है स्थापित, ये कहाँ पड़ती है, यमुना नहर सहारनपुर में। अगला है शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है तो आपकी मोठ झांसी में पड़ती है। अगला है सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है तो ऊपरी गंगा नहर पर। ओके, अगला है भागीरथी व भिलंगना संगम पर उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड व केंद्र की संयुक्त परियोजना है। अगला है अपारंपरिक ऊर्जा यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। चलिए इसके बारे में बताते हैं। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान जिसका कि बाद में नाम उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अभिकरण यानी यूपी नेडा कर दिया गया, जिसका गठन हुआ था तो 1983 में हुआ था। अगला है केंद्र के सहयोग से यूपी नेडा द्वारा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के शोध विकास व प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित है तो चिन्हट, लखनऊ, घोसी, मऊ व कन्नौज में। अगला है सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था तो 500 मेगावाट का रखा गया था। अगला है सौर ऊर्जा नीति 2017 के तहत 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य कितना है तो 10,700 मेगावाट का रखा गया है। अगला है भारत सरकार के सोलर पार्क योजना के तहत प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर, जालौन व कानपुर देहात जिलों में कुल मिलाकर विकसित किए जा रहे हैं तो 440 मेगावाट के सोलर पार्क। अगला है सरकारी क्षेत्र में जो प्रदेश का सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट है तो इफ्को का है प्रयागराज में, ठीक है। अगला है सिंगरौली, ऊंचाहार, दादरी में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं तो किसके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा। अगला है सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट
यानी कि डीएम ऑफिस। ये है लखनऊ कलेक्ट्रेट। अगला है सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन, तो कैसरबाग लखनऊ बस स्टेशन। अगला है केंद्र के सहयोग से प्रदेश के आगरा, मुरादाबाद व प्रयागराज को विकसित किया जा रहा है, तो सोलर सिटी के रूप में। अगला है प्रदेश के 65 चीनी मिलों में स्थापित बगास आधारित विद्युत प्लांट की स्थापित क्षमता है, तो कितनी है? 1900 मेगावाट की। अगला टॉपिक है खनिज वन व वन्यजीव संरक्षण संक्षिप्त की। खनिज हैं तो राज्य खनिज निगम की स्थापना जो हुई थी तो 1974 में हुई थी। अगला पॉइंट है 1998 में जो घोषित प्रथम खनिज नीति, उसमें खनिज को विकास दिया गया, तो किसका नाम दिया गया? उद्योग का दर्जा। अगला है नई खनन नीति 2017 में लॉयल्टी लक्ष्य को 1.85% से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 3%। अगला पॉइंट भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग है, तो लगभग 2%। अगला है राज्य के कुल जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान है, तो 1.3% लगभग है इतना। अगला इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा व हमीरपुर आदि 12 जिलों को चिन्हित किया गया है, तो क्यों? खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में इनको। ठीक है। अगला है राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो चूना पत्थर, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ओकर यानी जिसको गेरू कहते हैं, फास्फोराइट। एक मिनट। ठीक है। राज्य में मिलने वाले प्रमुख उपखनिज हैं, तो सामान्य बालू, मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, कंकड़, शोरा व लाइमस्टोन। ओके, याद रखेंगे। अगला है राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग आधा हिस्सा है, तो कोयले का ये है। ओके। अगला है चूना पत्थर पाया जाता है, तो गुरुमा, कनाज, बाबूहारी, मिर्ज़ापुर में, कजहराहट, सोनभद्र में। अगला है कोयला पाया जाता है, तो सिंगरौली, सोनभद्र में। अगला है बॉक्साइट पाया जाता है, रजगमा, बांदा, चंदौली। अगला है डोलोमाइट पाया जाता है, तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली। कांच बालू यानी सिलिका सैंड पाया जाता है, तो प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली व झांसी में। अगला है पोटास लवण पाया जाता है, तो प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र, झांसी। एंडुलूसाइड पाया जाता है, तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। पायरोफिलाइट पाया जाता है हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा। अगला है सेलखड़ी पाया जाता है हमीरपुर, झांसी में। पायराइट पाया जाता है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। रॉक फास्फेट पाया जाता है बांदा, ललितपुर। फायर क्ले पाया जाता है आपका बांसी, मकरी, खोज यानी खो, ये आपका पड़ता है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। अगला है हीरा पाया जाता है बांदा व मिर्ज़ापुर में। सोना पाया जाता है सोनभद्र व सोन नदी के उस बेसिन में, शारदा एवं रामगंगा के रेत में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तांबा पाया जाता है ललितपुर यानी सोनराई क्षेत्र जो है उसमें। प्लेटिनम पाया जाता है ललितपुर में। यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। संगमरमर कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। एस्बेस्टस पाया जाता है मिर्ज़ापुर और झांसी में। जिप्सम पाया जाता है झांसी और हमीरपुर में। सैंड स्टोन पाया जाता है अहरौरा, मिर्ज़ापुर में। डायस्पोर पाया जाता है हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा में। मैग्नेसाइट पाया जाता है बांदा, चंदौली में। ग्रेफाइट पाया जाता है हमीरपुरा, चुनार में। चुनार कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। अगला है ग्रेनाइट पाया जाता है बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। चाइना क्ले पाया जाता है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व बांदा में। वेराइट्स पाया जाता है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। फेल्सपार पाया जाता है झांसी में। ओकरू यानी गेरू पाया जाता है तो कहाँ? बांदा में। अगला है एंडुलूसाइट के भंडार देश में प्रथम उत्तर प्रदेश में है। डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। चूने पत्थर के भंडारण में देश में उत्तर प्रदेश द्वितीय है। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश द्वितीय है। वन बताते हैं आपको, तो 31 दिसंबर 2019 को जारी वन रिपोर्ट के अनुसार 16वीं ये वन रिपोर्ट थी। राज्य में वन आच्छादन कितना है? तो 6.14% यानी कि
14,805.65 वर्ग किलोमीटर। अगला है राज्य में वनाच्छादन 3.0 यानी 0.4% है, यानी कि 7342 वर्ग किलोमीटर। राज्य में वन एवं वृक्षादन यानी कि यह है 9.18%, यानी 22,147.65 वर्ग किलोमीटर। अगला है 15वीं व 16वीं वन रिपोर्ट के बीच वन आवरण में वृद्धि हुई तो 0.87%। अगला है और 2015-16 की वन रिपोर्ट के बीच वना जो वर्ण है यानी वृक्षावरण में कमी तो 100 वर्ग किलोमीटर की हुई है। कुल वनाच्छादन में खुला, मध्यम, सघन व अतिसघन वृक्ष है क्रमशः तो 54.77% यानी 7.7%। ये हैं खुले। मध्यम सघन ये 27.55% और अतिसघन है 17.67%। अगला है राज्य के कुल क्षेत्रफल में रिकॉर्डेड अभिलिखित वन क्षेत्र हैं तो 6.88%। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन है तो 72.79%। अगला है कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन है तो 6.98%। अगला है कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत क्षेत्र है तो 20.23%। अगला है कुल झाड़ियाँ तो कितनी है तो 0.22%। सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है तो लखीमपुर खीरी है। सर्वाधिक जो खुले वन वाला जिला है तो वो सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है तो सोनभद्र है। अगला सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर व पीलीभीत हैं। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है तो भदोही है, 3 वर्ग किलोमीटर केवल। अगला सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले भदोही, मऊ, संत कबीरनगर व मैनपुरी हैं। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले तो सोनभद्र 37.77%। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत व मिर्जापुर। अगला है सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं तो भदोही, मैनपुरी, देवरिया व मऊ। सामान्यतः राज्य में पाए जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला है राज्य का पहला वन ग्राम तो बेलहत्थी ग्राम है, सोनभद्र में पड़ता है। अगला है वनोत्पादन तो कत्था बनाया जाता है खैर के वृक्ष से, बीड़ियाँ बनाई जाती हैं तेंदू पत्ते से, माचिस की तीली व डिब्बी बनाई जाती है सेमल, अर्जुन व गुरेल वृक्ष से। अगला है पत्तल व दोने बनाए जाते हैं साखू, पलाश, महुए के पत्ते से। कुर्सी, मेज व छड़ी बनाए जाते हैं तो बेंत के पत्ते से। अगला है हरण व बहेड़ा औषधियाँ मिलती हैं तो हरण व बहेड़ा वृक्ष से। चूड़ियाँ व खिलौने बनाए जाते हैं तो लाख से, लाख होता है, ठीक है। तारपीन, तेल व विरोजा प्राप्त होता है तो चीड़ के वृक्ष से। अगला है वन विकास योजनाएं या परियोजनाएं तो उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम लागू हुआ 1948 में। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1976 में। अगला है प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई 1979 और 80 में। अगला है राज्य में चलाए गए सामाजिक वानिकी योजना में वह वृक्ष जो भूमि के लिए घातक यानी पारिस्थितिक आतंकवादी सिद्ध हुआ वह है यूकेलिप्टस। अगला है उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना चलाई जा रही है तो मार्च 1998 से लगातार। अगला है प्रदेश में 2010 से सहभागी वन प्रबंधन योजना चल रही है तो जापान के सहयोग से। अगला है प्रदेश में 2010 से चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया तो बेलहत्थी सोनभद्र को। अगला है प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना चल रही सन 2012-13 से। प्रदेश के 48 जिलों में वृक्षारोपण विस्तार योजना संचालित है तो 2007-8 से। राज्य के कुल चयनित जिलों में टोटल फॉरेस्ट कवर योजना है संचालित है 2014-15 से। अगला है वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम तो इसके बारे में बताते हैं। देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई 1956 में उत्तर प्रदेश में। अगला है वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ व इटावा में निर्माणाधीन है। अगला पॉइंट है वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है तो 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। अगला है प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर हैं तो 2 संचालित हैं और 1 निर्माणाधीन है। तो पहला कहाँ पे है नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान तो ये कहाँ पे है लखनऊ में 1921 में स्थापना हुई थी। अगला है एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर 1974। अगला है शहीद इस्फाकुल्ला प्राणी उद्यान तीसरे नंबर का निर्माणाधीन गोरखपुर में है।
अगला पॉइंट है कि लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यानों में स्थापित किया गया, तो तितली पार्क भी यहाँ पे है। भारत का प्रथम वन्यजीव पार्क यानी नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। लायन सफारी पार्क तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। एलिफेंट सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू व हिरण सफारी पार्क तो चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। हाथियों के पुनर्वास व रेस्क्यू सेंटर हेतु तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वो है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में विस्तृत है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। अगला है देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है, तो चंबल नदी क्षेत्र। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र है, तो ये कौन सा है? वृंदावन। ठीक है, अगला है ये चंबल नदी क्षेत्र। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे? मथुरा में आपका पड़ता है। अगला है मयूर संरक्षण केंद्र, तो वृंदावन में है। राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियां हैं, तो 500 से अधिक। अगला है सर्वाधिक प्रजातियों की जो पक्षियां मिलती हैं, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में मिलती हैं। अगला है प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक है दुधवा खीरी, 1977 में घोषित हुआ था ये। अगला है प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व, तो बाघ अभ्यारण्य ये है दुधवा, 1987 में घोषित हुआ था। अगला है प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व, तो अमनगढ़ बिजनौर में पड़ता है। 2012 में कारगिल जो जिम कॉर्बेट था उसके बफर जोन के रूप में घोषित हुआ था ये। अगला है प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है, तो पीलीभीत, 2014 में इसको घोषित किया गया था। अगला है 12 सिंघा की दुर्लभ प्रजातियां शेरवन, डुआलसी व डिस्पिड हेयर पाई जाती है, तो दुधवा जो नेशनल पार्क है उसमें पाई जाती है। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र व इलाहाबाद का मेजा कोरांव प्रसिद्ध है, तो काले हिरण के लिए। अगला पॉइंट है वाराणसी में गंगा के 7 किलोमीटर क्षेत्र को 1989 में घोषित किया गया, तो कछुआ अभ्यारण्य। अगला पॉइंट है राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की गई, तो 2014 में। अगला है कुकरेल यानी कि लखनऊ में जो स्थित है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में घोषित किया गया, तो जैव विविधता विरासतीय स्थल। अगला है पर्यटन सुविधायुक्त टाइगर रिजर्व है, तो दुधवा नेशनल पार्क है। प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो कितनी है? 117 से 173 के बीच में है, 2018 का आंकड़ा है ये। प्रदेश में तेंदुओं की संख्या तो कितनी है? 194, 15 का आंकड़ा है। प्रदेश में गांगेय डॉल्फिन की संख्या है तो 1263। अगला है राज्य वन विभागाधीन वन्यजीव विहार, 11 है टोटल। पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, चंदौली में पड़ता है, 1957 इसका स्थापना वर्ष है। अगला है किशनपुर वन्यजीव विहार, 227 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, लखीमपुर खीरी में है, 1972 स्थापना वर्ष है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, 400 वर्ग किलोमीटर, बहराइच में है, 1976 इसका स्थापना वर्ष है। रानीपुर वन्यजीव विहार, 230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, चित्रकूट में है, 1977 इसका स्थापना वर्ष है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, 5.4 वर्ग किलोमीटर, ललितपुर, 1977 स्थापना। चंबल वन्यजीव विहार 635 वर्ग किलोमीटर, आगरा, इटावा, औरैया में पड़ता है, 1979 में इसकी स्थापना। कैम्यूर जो है वन्यजीव विहार 501 वर्ग किलोमीटर, सोनभद्र, मिर्जापुर में पड़ता है, 1982 में स्थापना। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 2073 वर्ग किलोमीटर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, 428 वर्ग किलोमीटर, महाराजगंज में है, 1987 में स्थापना हुई थी। अगला है सुहेलवा वन्यजीव विहार, 452 वर्ग किलोमीटर, श्रावस्ती, बलरामपुर, 1988 में स्थापना। पीलीभीत वन्यजीव विहार 603 वर्ग किलोमीटर, पीलीभीत में 2014 में स्थापना। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। सबसे छोटा है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। राज्य में विभागाधीन पक्षी विहार ये भी 11 हैं, तो आपको बताते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि नवाबगंज पक्षी विहार 2.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और ये कहाँ पे? उन्नाव में पड़ता है, 1984 स्थापना वर्ष है इसका। अगला है लाख बहोस पक्षी अभ्यारण्य, 80.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, कन्नौज में पड़ता है, स्थापना वर्ष 1988 है इसका। ठीक है, अगला है सैंडी विहार, 3 वर्ग किलोमीटर इसकी जो है क्षेत्रफल है और हरदोई में पड़ता है, 1990 स्थापना वर्ष है। अगला है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, 28.94 वर्ग किलोमीटर, संत कबीर नगर में पड़ता है, 1990 स्थापना वर्ष है। ओखला पक्षी विहार
ये गाजियाबाद में पड़ता है, 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 1990 स्थापना वर्ष है। अगला है समन पश्चिम बिहार, तो 5.26 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है, मैनपुरी में 1990 में स्थापना हुई थी। अगला है विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य या बिहार, 2.62 वर्ग किलोमीटर एरिया है, महोबा हमीरपुर में पड़ता है, 2 डिस्ट्रिक्ट में, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है पटना पश्चिम बिहार, 1.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, एटा में पड़ता है, 1990 में स्थापना हुई थी। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार, तो ये 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, बलिया में पड़ता है, 1991 में स्थापना। सूर सरोवर पश्चिम बिहार, 4.10 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, आगरा में पड़ता है और इसका स्थापना 1991 में। अगला है भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार, 4.27 वर्ग किलोमीटर, बेंती कुंडा प्रतापगढ़ में पड़ता है, 2003 इसका स्थापना वर्ष है। राज्य का प्रथम पश्चिम बिहार है तो चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पश्चिम बिहार। राज्य का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार तो लाख बहौस पश्चिम बिहार है। ओके, अगला है राज्य का सबसे छोटा पश्चिम बिहार तो पटना पश्चिम बिहार है ये। अन्य वन्यजीव बिहार बताते हैं तो समस्तपुर पश्चिम बिहार, 8 वर्ग किलोमीटर, रायबरेली में पड़ता है, 1987 स्थापना वर्ष। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, 10.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, गोंडा में पड़ता है। केंद्र द्वारा शेखा झील अलीगढ़ में विकसित किया जा रहा है तो राष्ट्रीय पश्चिम बिहार विकसित किया जा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।